देखो मैंने एक बात बताई थी कि ये चैप्टर ना चैप्टर 12 अध्याय द्वादश दोष भेदी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? फिजियोलॉजी के हिसाब से, इसलिए मैंने इसको टाइम दिया। तो अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। अध्याय द्वादश दोष भेदी महत्वपूर्ण प्रश्न, चैप्टर 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाद दोष का स्थान बताइए। अब वाद दोष का स्थान कहाँ पे है? देखो पहले चैप्टर के अनुसार था, फिर था 12 चैप्टर के अनुसार, फिर मुख्य स्थान। तो तीनों लाइन आपको लिखनी है। फिर पित्त दोष का स्थान वो तीनों लाइन लिखनी है, और कफ दोष का स्थान वो तीनों लाइन लिखनी है। दोषों का स्थानों का वर्णन करो। अब यहाँ पे देखो एक बड़ा क्वेश्चन आ गया भाई, तीनों का पूछ लिया। दोष यानी वात पित्त कफ तीनों आ गए, तो तीनों का एक बड़ा क्वेश्चन आ गया, दोषों का स्थानों का वर्णन करो। वात के प्रकार बताते हैं, उनका वर्णन करो। अब वात के प्रकार कितने हैं? 5, और तो उनके कर्म लिखो। ठीक है, वो सारी चीज़ें। प्राणवायु के कर्म, एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया बीच में 2 नंबर का, प्राणवायु के कर्म। पित्त के प्रकार बताते हैं, उनका वर्णन। अब पित्त के जितने 5 टाइप्स थे उनका वर्णन करते हुए, वर्णन मतलब नाम लिखो, फिर उनका वर्णन कर दो। समान पित्त के काम कर्म बताइए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया बीच में, समान जो एक पित्त का टाइप्स है वो। कप के प्रकार बताते हुए उनका वर्णन। अब कप दोष के, ठीक है, कप दोष के प्रकार बताते हुए उनका वर्णन। अब 5 टाइप प्रकार के कप दोष थे ना, उनका वर्णन करो, उनके कर्म लिखो। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है, श्लेषक कप का कर्म लिखिए, जो लास्ट वाला था श्लेषक। हृदय किस दोष का स्थान है? अब हृदय में कौन कौन से दोष पाए जाते हैं बताओ? एक तो व्यान वायु पाई जाती है, और एक साधक पित्त है ना। दो, दो व्यान वायु और साधक पित्त हृदय में पाए जाते हैं। दोषों का संचय प्रकोप समन, ये तो आपको 2-3 बार आ गया, क्योंकि ऋतुचर्या में भी आ गया, यहाँ भी आ गया। तो दोषों का संचय प्रकोप समन भी कौन? ऋतु अनुसार दोषों के संचय के कारण लिखो। ऋतुओं के अनुसार भाई, ग्रीष्म ऋतु में वात का संचय क्यों होता है, और वर्षा ऋतु में पित्त का संचय क्यों होता है, और शरद ऋतु में जैसे हेमंत और ग्रीष्म, हेमंत और ग्रीष्म में नहीं सॉरी, हेमंत और शिशिर में, हेमंत और शिशिर में कब का संचय क्यों होता है, ये मैंने लिखाया हुआ है इस चैप्टर में, ये आपको करना है। अब देखो, व्यापन व्यापनोति सहसा देहे मापदम तलम मस्तकम श्लोक की व्याख्या करें। अब ये श्लोक मैंने लिखवाया नहीं आपको, तो कैसे करोगे? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, एक श्लोक था, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन में इंक्लूड कर लिया। क्यों इंक्लूड कर लिया? क्योंकि आप क्वेश्चन एक बार, क्वेश्चन तो खैर सब पढ़ते हैं, नोट्स पढ़े ना पढ़े, लेकिन क्वेश्चन सब पढ़ लेते हैं एक बार। तो मैंने इसकी आंसर भी यहाँ पे दे दिया कि जब दोष कुपित होते हैं तो वह पैर के तलवों से लेकर पूरे शरीर में फैल जाता है। कुपित यानी प्रकुपित। अब प्रकुपित की परिभाषा मैंने आपको लिखाई था कि दोष अपने स्थान में वृद्धि कर अपने स्थान को छोड़ देते हैं, मतलब दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो प्रकुपित अवस्था कहलाती है। तो ये बोल रहा है कि जब दोष कुपित होते हैं तब वह पैर के तलवे से लेकर पूरे शरीर में फैल जाता है, पर जब वह शांत होते हैं तो धीरे धीरे पानी की बहाव की तरह शांत होते हैं। यह वात विकार में होता है। देखो यहाँ पे व्यान प्रति सहसा, मतलब व्यान मतलब पूरे शरीर। अब व्यान वायु आपने पढ़ा है ना, व्यान वायु पूरे शरीर में व्याप्त होती है, मतलब फैलाती है, रक्त का संवहन करती है। तो उसी तरीके से आया कि व्यान प्रति सहसा देह मापदम तलम मस्तकम, मतलब पैर के तलों से लेके सिर तक, मतलब पूरे शरीर में कि ये फैल जाते हैं। तो ये वात विकार की वजह से होता है, ये मुख्यतः वात विकार में होता है। तो ये इंपॉर्टेंट था कि भाई जब दोष प्रकोपित होते हैं ना तो पूरे शरीर में फैल जाते हैं। कोई विशेष जगह नहीं है कि भाई दोष प्रकोपित होगा तो इस स्थान पे जाएगा, नहीं, कोई फिक्स जगह नहीं है, उसका जहाँ मन करेगा, जहाँ रास्ता मिलेगा उसको वो वहाँ पे जाएगा। तो ये मतलब जो दोषों की प्रकोपित अवस्था में अपन फिक्स नहीं कर सकते कि भाई दोष कहाँ पे जा रहा है, वो पूरे शरीर में फैल सकता है। पैरों के तलवों से लेके, मतलब अपनी एडी से लेके सर की चोटी तक वो कहीं भी जा सकता है, इसका मीनिंग ये है। तो ये कभी कभी आ जाता है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे क्वेश्चन में। रोग उत्पत्ति का कारण बताइए। अभी इसका बताओ, कोई बताओ मुझे आंसर बताओ, रोग उत्पत्ति का क्या कारण बताओगे? दोषों का प्रकोपित होना ही रोग उत्पत्ति का मुख्य कारण, इसका आंसर यही है। ठीक है, इंद्रिया काल एवं कर्म के हीन अति या मिथ्या योग लिखे, ये मैंने आपको करवाया हुआ है। रोग मार्गों का वर्णन करो। रोग मार्ग 3 प्रकार के हैं, बाह्य, मध्यम और अंत। शाखा से आप क्या समझते हैं? शाखा से मैंने बताया था, रस, रक्त, नहीं रस तो था ही नहीं, इंक्लूड ही नहीं था, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और त्वचा। रोगों के प्रकार, लक्षण व चिकित्सा बताइए। जो 3 प्रकार के बताए थे ना कि पूर्व कर्मज, कर्मज, इस तरीके से बताया था मैंने। देखो ये वाले, इसमें ये पूछा है इसने। दोषज कर्मज एवं दोष कर्मज रोग, ये वाला दोषज कर्म और दोष कर्मज, तो ये 3 प्रकार के हैं। फिर इनके लक्षण ये हो गए और चिकित्सा ये हो गई।
अब देखो कौन सा है, रोगी की 10वीं परीक्षा, अभी अपन ने की है रोगी की 10वीं परीक्षा, श्लोक सहित आपको याद होनी चाहिए ये। और देखो विषक ग्रुप क्या है, ये लास्ट वाला अपन ने बताया ना 2 नंबर का, असमझदार चिकित्सक को विषक ग्रुप कहते हैं, जो मतलब चिकित्सा करने में गलती करता है। विकार नामो अकुशलो न जीव्यति कदांचय, श्लोक की व्याख्या करें। फिर से एक इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसकी एक लाइन है, क्योंकि ये ऐसी लाइनें होती हैं ना जो पीजी में आती हैं, तो उसी के हिसाब से मैं क्वेश्चन बनाया है कि विकार नामो अकुशलो न जीव्यति कदाचन, श्लोक की व्याख्या करें। कि क्या है इसका मीनिंग, कि किसी विकार यानी रोग का नाश जानने का नाम जानने में, नाम हाँ, किसी विकार, देखो विकार नामो अकुशलो न जीव्यति कदांचय, मतलब विकार, विकार यानी रोग का नाम जानने में अकुशल चिकित्सक को लज्जा का अनुभव नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है कि कोई नया नया डॉक्टर बनना है, उसने बीएमएस की डिग्री कंप्लीट की है, तो उसको मान लो कोई पेशेंट आया, उसने अपने लक्षण बताया और उसको पता नहीं चल रहा कि कौन सा रोग है, तो उसको लज्जा महसूस नहीं करनी चाहिए। कि किसी विकार रोग का नाम जानने में अकुशल चिकित्सक को लज्जा का अनुभव नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी रोगों के निश्चित नाम संभव नहीं है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भाई लक्षण तो बता सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर नाम देना उसको असंभव होता है। लक्षणों के अनुसार चिकित्सा कर दो उसकी, फिर भाई इसके खांसी हो रही है, खांसी की चिकित्सा कर दो, इसके बुखार आ रहा है तो बुखार की चिकित्सा कर दो, 3-4 सिम्टम एक साथ आ रहे हैं तो उनकी चिकित्सा कर दो। कोई जरूरी है कि नाम ही दो उसका, भाई नाम देंगे तो ही ठीक होगा, नहीं, कोई जरूर नहीं है। आपको इसमें शर्म करने, मतलब शर्माने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हो इसका मीनिंग क्या है, कि विकार नाम एक कुशलो न जीवती कदाचन, श्लोक की व्याख्या करो। मतलब विकार, जब मतलब जो रोग है, नाम उसके नाम के लिए एक कुशलो न जीवती, मतलब उसको अगर नाम पता नहीं चल रहा, एक कुशल चिकित्सक को, जो मतलब नया नया डॉक्टर बना है उसको, तो आपको शर्म, जो मतलब आते ना शर्म आ रही है, भाई मुझे तो यार मुझे तो कुछ पता ही नहीं, इस रोग का नाम ही नहीं आ रहा, कैसे डॉक्टर बनूंगा, कैसे क्या करूंगा मैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ईजी है। मतलब सभी रोगों के निश्चित नाम संभव नहीं है, इसका मीनिंग ये है। अवलंबक कप का कर्म लिखिए। अवलंबक कप अच्छी तरीके से आपको पता है, तो जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि भाई आपको समझ से बाहर, आपको टाइम लग जाएगा चैप्टर को श्लोक ढूंढने में, तो मैं उसके आंसर लिख देता हूँ साथ में। और फिर ये बाकी सारे क्वेश्चन है ना, वो सब नोट्स में है ही, एक भी नोट से बाहर नहीं है एक भी क्वेश्चन, ठीक है। आपको ये रोग उत्पत्ति का कारण मैंने नहीं लिखाया होगा शायद, क्योंकि ये तो एक कॉन्सेप्ट है सीधा सा, कि भाई दोषों की प्रकोपित अवस्था, दोषों का प्रकोप होना ही रोगों का मुख्य कारण है, इसका एक कॉन्सेप्ट है, तो इसमें लिखाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन भी हो गए और चैप्टर 12 भी पूरा हो गया। फाइनली चैप्टर 12 पूरा हुआ बड़ी मुश्किल से। तो अब चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे अपन कल, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे दी एंड करते हैं।